नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बिहार स्टेट का करंट अफेयर्स। ठीक है, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। बिहार स्टेट करंट अफेयर्स में ज़्यादा समय नहीं लगना है, क्योंकि आप मान के चलिए इसमें अधिकतम आपका जो सेशन होगा वो 10 सेशन आपका हो सकता है। ठीक है, 10 से 12 सेशन आपको देखने को मिल जाएंगे और इसी में पूरे एक वर्ष का बिहार स्टेट का जो घटनाक्रम है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज बिहार स्टेट के घटनाक्रम की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहला इसको देखो हम टॉपिक वार लेके चलेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज इसको लेकर चलेंगे, लेकिन साप्ताहिक स्तर पे याद रखिएगा। साप्ताहिक स्तर पर ये जो टॉपिक वार करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं, साप्ताहिक स्तर पर प्रत्येक सप्ताह में इससे जुड़ी हुई एक प्रश्नोत्तरी ले आऊँगा। पहले टॉपिक वाइज आप देख लीजिए, टॉपिक वाइज आप तैयार कर लीजिए और उसके बाद सप्ताह के अंत में प्रश्नोत्तरी सेशन देख लीजिएगा, तो आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। जो आप यहाँ पे हर टॉपिक देख के कुछ चीज़ें तैयार करेंगे, कुछ कमी रह जाएगी तो प्रश्नोत्तरी सेशन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज है आपका शुक्रवार और आपको बता दूं कि ये जो सेशन है आपका, ये आपको देखने को मिलेगा सोमवार से शुक्रवार। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार में ही ये सेशन मिलेगा। शनिवार और रविवार को ये सेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की। आज का पहला टॉपिक जो संबंधित है, ये संबंधित है खोखनाहा गांव से। ठीक है, खोखनाहा गांव एक गांव है जिसका नाम है खोखनाहा गांव, यहीं से संबंधित है ये और यहीं से बात हो रही है। ये गांव जो है ये चर्चा में आया था चुनाव के समय। अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव के समय ये गांव चर्चा में था। अब ये गांव सबसे पहले है कहाँ पे, तो आपको बता दें ये गांव संबंधित है सुपौल जिले से। किस जिले से संबंधित है? सुपौल जिले से संबंधित ये गांव है। और आपको यह भी बता दूं कि जो सुपौल जिला है, इसका सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। सुपौल के बारे में आगे मैं कुछ बताऊं, उससे पहले खोखनाहा गांव के बारे में देख लेते हैं। ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में था बाढ़ के कारणों से, ये लगातार चर्चा में रहता है। ठीक है, यहाँ पे बहती है कोसी नदी। ठीक है, और कोसी नदी में जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है उससे ये गांव बुरी तरह से प्रभावित होता है। पिछले कई वर्षों से ये समस्या ये गांववासी देख रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी ग्रामवासियों ने ये आवाज़ उठाई थी कि हम मतदान नहीं करेंगे, और इन्होंने मतदान नहीं भी किया था। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी इन्होंने कहा कि हम मतदान का पूर्णतः बहिष्कार करते हैं, क्योंकि हमारी समस्याओं पर जो सरकार है वो कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। तो ये गांव चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इस गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया, लोकसभा चुनाव में मतदान से इनकार किया। क्यों? क्योंकि कोसी नदी में बार बार जो आने वाली बाढ़ है उससे इनको कोई राहत नहीं मिल रही है। जो सरकारी कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम आप कह लीजिए कि इतने भारी हो गए हैं कि वो विकास को लेकर के उठ ही नहीं रहे हैं। आपको बता दें, बात हो रही है कोसी की, तो अब यहाँ से कोसी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोसी नदी की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं इसका उद्गम जो होता है ये नेपाल और तिब्बत से आप कह लीजिए होता है। इसका उद्गम जो देखने को आपको मिलता है, ठीक है, नेपाल तिब्बत हिमालय से इसका उद्गम होता है। संगम इसका होता है गंगा नदी में। कहाँ पे? एक स्थान पड़ता है कुरुसेला। कुरुसेला नामक स्थान पर ये कहाँ पे है? कटिहार में आता है। तो कटिहार के कुरुसेला नामक स्थान पर ये जो नदी है ये जाके गंगा से मिल जाती है। आपको बता दें एक शहर है सुपौल का जिसका नाम है भीमनगर। क्या नाम है? भीमनगर। भीमनगर ये जो शहर है, ये जो कस्बा है, यहीं पर ये जो नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। सुपौल जिले से ये भारत में प्रवेश करती है। और आपको बता दें बिहार में इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। ठीक है, इसको लगातार आप जानते हैं बिहार का शोक भी इस नदी को कहा जाता है। आपको बता दें इसकी सहायक नदियों में सुनकोसी, ठीक है, अरुण और तमूर, ये कुछ नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियों में मानी जाती हैं। इसके साथ साथ एक फैक्ट आपको और बता देता हूं, यदि कभी मुख्य परीक्षा में आ गया लिखने को तो याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा जो नदी गाद लाती है वो है ब्रह्मपुत्रा,
और ब्रह्मपुत्रा के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा गाद लाने वाली जो नदी आपकी है वो है कोसी। तो कोसी सबसे ज़्यादा, दूसरा सबसे ज़्यादा मलबा लेकर के ये आती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमने देखा कि भाई कोसी की बात कर लिया और बात हो रही है सुपौल की, कि ये इलाका, ये क्षेत्र संबंधित है सुपौल से। तो आइए सुपौल के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम कर लेते हैं कि यदि यहाँ से प्रश्न बने तो गलती ना हो। सुपौल की बात करें, पहला नेपाल से बॉर्डर लगता है। वैदिक काल की यदि हम बात करें तो वैदिक काल में ये मिथिलांचल का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था? मिथिलांचल का ये हिस्सा हुआ करता था वैदिक काल में, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि वर्ष 1991 में सहरसा जिला बनने के बाद सहरसा जिला से इसको अलग किया गया था। और आपको बता दें कि इस ज़िले के एकदम बीचों बीच से होकर के बहती है एक नदी, जो कि है बिहार का शोक, मतलब कोसी नदी इसके बीचों बीच से होकर के बहती है। इस ज़िले में कई सारी जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं, जैसे कटैया जल विद्युत परियोजना, कटैया जल विद्युत परियोजना, ये भी आपको देखने को मिलता है। कटैया जल विद्युत परियोजना के बाद राजपुर लघु जल विद्युत परियोजना, लघु जल विद्युत परियोजना, ये निर्माणाधीन है, ये भी याद रखना है। राजपुर लघु जल विद्युत परियोजना, ये भी सुपौल में ही है। कटैया जल परियोजना, विद्युत परियोजना, ये पहले से ही चल रही है। और आपको बता दें कि बिहार में एक योजना चल रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री या सीएम मलबरी कोसी योजना, मलबरी कोसी योजना। और सीएम मलबरी कोसी योजना या मुख्यमंत्री मलबरी कोसी योजना के अंतर्गत 7 जिले हैं जिनमें ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और इन 7 जिलों में आपका एक जिला सुपौल भी है। तो ये 7 जिले कौन से हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क नंबर फर्स्ट इस सेशन के माध्यम से मैं आपको ये दे रहा हूँ, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक फैक्ट यहाँ पे बता देता हूँ, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए परीक्षा में कि भाई अभी हाल ही में जकार्ता फ्यूचर फोरम हुआ था, सिर्फ इतना याद रखना है, जकार्ता फ्यूचर फोरम हुआ था। और जकार्ता फ्यूचर फोरम कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, तो ये हुआ था इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में हुआ था। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बिहार के जो पर्यावरण सचिव हैं, बिहार के जो पर्यावरण सचिव हैं, उन्होंने इस सेशन को संबोधित किया था, इसलिए आपको याद रखना है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार के पर्यावरण सचिव ने किस फोरम को संबोधित किया, तो आप बताएंगे जकार्ता फ्यूचर फोरम को इन्होंने संबोधित किया। अब हम बात कर रहे हैं टॉपिक संख्या 2। टॉपिक संख्या 2 बिहार के एक राजनेता से संबंधित है, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। इनका नाम है सुशील कुमार मोदी। क्या नाम है? सुशील कुमार मोदी। इनका अभी हाल ही में देहांत हुआ था। आपको बता दें इनकी उपलब्धि ये है कि 2005 से 13 तक ये बिहार राज्य के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री थे। 2017 से 20 तक भी ये बिहार राज्य के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री थे। आपको बता दें कि बात हो रही है यहाँ पे उप मुख्यमंत्री की, तो यहाँ पे याद रखना है कि उप मुख्यमंत्री का जो पद है ये संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ पे लोगों को खुश करने के लिए, किसी पार्टी विशेष के या सीनियर जो नेता होते हैं उनको खुश करने के लिए ये पद दे दिया जाता है। यह एक राजनीतिक व्यवस्था है। यहाँ पे जो रैंक है, इस पद की जो रैंक है या इस पद को धारण करने वाले को जो भत्ता मिलता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के समान ही मिलता है। जैसे कैबिनेट मंत्री होता है उसी के समान ही रैंक और भत्ता इनका होता है। इनको कोई विशिष्ट शक्तियाँ या आप कह लीजिए कोई वित्तीय शक्ति या कोई प्रशासनिक शक्ति नहीं मिलती है। आप जानते होंगे आर्टिकल संख्या 163 का फर्स्ट 163 के फर्स्ट में बताया गया है कि राज्यपाल की सहायता व सलाह देने के लिए सीएम की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद की स्थापना करने का प्रावधान है। तो ये जो आर्टिकल है ये संबंधित है मुख्यमंत्री से, तो इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आपका आता है लोकसभा चुनाव से संबंधित। कहाँ से संबंधित है?
लोकसभा निर्वाचन से संबंधित है। लोकसभा निर्वाचन, यहाँ पे क्या याद रखना है, आप जानते हैं 2024 में जो चौथा चरण था, फोर्थ जो चरण था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था बिहार के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि बिहार के 5 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे, याद रखना है, बिहार के 5 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे 54% से अधिक मतदान हुआ। अब ये 5 निर्वाचन क्षेत्र कौन से थे? पहला है बेगूसराय, ये याद रखने की ज़रूरत है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बेगूसराय, बेगूसराय में 58.40% मतदान हुआ। दूसरे स्थान पे आपका आता है समस्तीपुर, दूसरे स्थान पे आपका आता है समस्तीपुर। समस्तीपुर में बात करें तो 58.10%। तीसरे स्थान पे आपका आता है दरभंगा, तीसरे स्थान पे आता है दरभंगा। दरभंगा की बात करें तो 56.63%। चौथे स्थान पे आपका आता है उजियारपुर, क्या आता है? उजियारपुर। उजियारपुर की बात करें तो 56% यहाँ पे मतदान हुआ था। और लास्ट में याद रख लीजिएगा मुंगेर, मुंगेर में 55% मतदान हुआ था। तो सबसे ज़्यादा मतदान इस चरण में बेगूसराय में आपको देखने को मिला था, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और हम जैसे बात कर रहे हैं लोकसभा की, तो आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ फैक्ट दिए थे इस लोकसभा में। क्या? कि इस लोकसभा चुनाव में कुल 7 चरण हुए थे। कितने चरण? 7 चरण का मतदान हुआ था। कुल जो मतदाता यहाँ पे थे इस बार 96.8 करोड़ मतदाता ये थे। और पहली बार 1.8 करोड़ मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। मतलब 1.8 करोड़ मतदाता नए थे जिन्होंने पहली बार मतदान किया था। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा 12 राज्यों में, याद रखिएगा 12 राज्यों में महिला मतदाताओं का जो अनुपात था वो पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा था। आप जानते होंगे इस लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर विधानसभा चुनाव भी कराए गए, जैसे अरुणाचल प्रदेश, जैसे आंध्र प्रदेश, जैसे ओडिशा, और उड़ीसा के साथ सिक्किम था जहां पे विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो ये 4 राज्य ऐसे थे जहां पे इसी के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए थे। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। बात हो रही है लोकसभा की, तो आपको बता दें लोकसभा जो है आपका, ये आपका निचला सदन होता है। क्या होता है ये होता है निचला सदन। लोकसभा निचला सदन होता है। यहाँ पे आपको बता दें अधिकतम सीट संख्या 550 होती है, ठीक है, जिनमें से 530 जो आते हैं वो स्टेट से आते हैं, राज्यों से आते हैं, और 20 जो होते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी से आते हैं। वर्तमान समय में यदि हम बात करें, वर्तमान समय में जो सीट की संरचना है उसमें 545 सीटें अधिकतम हो सकती हैं, जिसमें से 530 आपके स्टेट से आते हैं और 13 आपके यूनियन टेरिटरी से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। आपको पता होगा पूर्व में 2 सदस्य ऐसे थे जो एंग्लो इंडियन सदस्य हुआ करते थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन सदस्य जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था। लेकिन अब 95वें संविधान संशोधन के द्वारा, 95वें संविधान संशोधन 2009 के प्रावधानों के तहत ये जो था ये सिर्फ 2020 तक था। 2020 के बाद इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों की जो सदस्यता होती थी, जो निर्वाचन होता था, उसको अब समाप्त कर दिया गया। तो वो 95वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ लोकसभा में कितने सीटें होती हैं उसके भी बारे में आपने देखा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपका संबंधित है कांवर ताल से या कांवर झील से। कांवर ताल या कांवर झील से संबंधित है। आप जानते हैं कांवर ताल यदि कांवर झील की बात करें तो ये प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है। प्रवासी पक्षियों का ये आश्रय स्थल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रवासी पक्षियों का ये आश्रय स्थल था। एशिया की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं अवलवणीय जो जल की गोखुर झील है वो बिहार की एकमात्र रामसर साइट कांवर झील हुआ करती थी। अब ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, जिसके पीछे क्या है,
भूमि का अनियंत्रित विस्तार, भूमि का अनियंत्रित जो विस्तार है उसके कारण ये लगातार समाप्त हो रही है। दूसरा कारण क्या है कि जो गंडक नदी है उस पे कई सारे तटबंध बन गए हैं, जिनके चलते जो मुख्य बिंदु थे जिनसे जल यहाँ पे प्रवेश करता था वो अब अवरुद्ध हो चुका है। तो इससे जल की जो आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए यहाँ पे वो नहीं देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आपको बता दें कि ये एक गोखुर झील है, ये भी आपको याद रखना है। क्या है ये? एक गोखुर झील है। कांवर झील एक प्रकार की गोखुर झील है। यह एक वक्राकार झील है। गोखुर झील क्या होती है? एक प्रकार की वक्राकार झील होती है जो समय के साथ क्षरण व अवसादों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप विसर्पी जो नदी होती हैं उनके किनारों पर ये बनी होती है। ठीक है, आपको बता दें कि इसको कांवर ताल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कांवर ताल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये याद रखना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि गंडक नदी के विसर्पण के कारण इसका निर्माण हुआ था। गंडक नदी से संबंधित है। लगभग 58 प्रकार के जो प्रवासी जल पक्षी हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कई सारे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं जो यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जिनमें 3 गिद्ध की प्रजातियाँ हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यदि हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये झील रही है, लेकिन अब सरकार की उपेक्षा के चलते जो है ये बेहतर स्थिति में नहीं है। लगातार इसका जो एरिया है वो सिकुड़ता जा रहा है, जल जो है वो इसमें कम होता जा रहा है। उन कारणों पे हमने देखा। अब कांवर झील या कांवर ताल है कहाँ पे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपका होमवर्क है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि कांवर ताल झील का संबंध किस जिले से है या किस स्थान से है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो आपका आता है वो है कर संग्रह से संबंधित। किससे संबंधित? कर संग्रह से संबंधित है। क्या है? आपको बता दें कि वाणिज्यिक कर विभाग है जिसने वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में वस्तु एवं सेवा कर, याद रखिएगा, वस्तु एवं सेवा कर में 18.13% की वृद्धि बताई है। क्या है? कर संग्रह 18.13% बढ़ा है पिछले वर्ष की अनुपात में, जब हम वस्तु एवं सेवा कर संग्रह की बात करते हैं। मार्च में बताया गया, इसी में आंकड़ा दिया गया कि मार्च में राज्य में 1058 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है। 1058 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है। साथ ही साथ वर्ष 2023-24 में जीएसटी और कुल अन्य करों में यदि हम बात करें तो 38,161 करोड़ रुपए का आप कह सकते हैं वसूली हुई है। तो ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है वस्तु एवं सेवा कर पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 18.13% ज़्यादा देखने को मिला है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आज का बिहार राज्य विशेष का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। धीरे धीरे इसी प्रकार से इस सेशन को अब आगे आप देखोगे कि जो आपका टाइम सेट किया गया है 4:30 उस समय आप इसको देखने को पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इसी प्रकार बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।